नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन का सेट पेपर होगा सेकंड। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा सेकंड। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं सामान्य अध्ययन है ये पेपर 2 है ना। पेपर 2 में हम लोग को सामान्य अध्ययन पढ़ना है। और पेपर 1 में आपके हैं हिंदी इंग्लिश। और पेपर 3 में आपके जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रीजनिंग। देखेंगे अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए है व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण की घटना में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, विनाश नहीं। कारण आर है व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ई सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। तो देखेंगे हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है इसका सी, यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, नहीं है ना, ये असत्य कथन है। ठीक है, देखेंगे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध जो होते हैं ये होते हैं है ना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होते हैं, जो बताते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखेंगे सूची 1 मूल बल और सूची 2 विनियमन कण। ठीक है, तो प्रभाव नाभिक बल ग्लूऑन, ठीक है, और दुर्बल नाभिक बल डब्ल्यू और जेड बोसान। विद्युत चुंबकीय बल फोटॉन, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटॉन। इसका आंसर होगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, तो इसका मुख्य कार्य है तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, धीमा करना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो यहाँ रहती है कोणीय संवेग। और देखेंगे हम लोग कोणीय संवेग जो होता है इसको इंडिकेट करते हैं, कोणीय संवेग को इक्वल टू एल ओम द्वारा। कोणीय संवेग एल इक्वल टू, है ना, जहाँ एल को देखेंगे, सॉरी, जहाँ पे आप नहीं एल नहीं आई होता है, कोणीय संवेग आई इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग कोणीय संवेग को। एक बार अच्छे से देख लेंगे। कोणीय संवेग जो होता है इक्वल टू ओमेगा होता है। ठीक है, आई जो होता है ये जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण को देखेंगे। घूमती हुई कुर्सी पर बैठे व्यक्ति द्वारा हाथ सिकोड़ने पर उसकी घूमने की गति का तेज होना। और दूसरा है बर्फ पर स्केटिंग करते हुए किसी स्केटर का अपनी बाहों को शरीर के पास लाने पर तेजी से घुमाना। ठीक है ना। और देखेंगे बिल्ली का ऊंचाई से गिरने पर अपने शरीर को मोड़कर हमेशा पैरों के बल सुरक्षित करना। ये कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण है ना। और ग्रहों का सूर्य के निकट आने पर तेज गति से और दूर जाने पर धीमी गति से परिक्रमा करना, ये सब कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण है। नेक्स्ट है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसके लिए सत्य है इसकी दक्षता 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है।
निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेंगी? तो ये रहेंगी आपको कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और दूसरी रहेंगी आपके कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए सत्य कथन है मिश्रण का आयतन शून्य होता है। मिश्रण का आयतन क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है वर्ग में नीचे जाने पर अत्यधिक गुण बढ़ना। और सत्य देखेंगे इनमें धातु, अधातु और अधातु सभी शामिल होते हैं, सही है ना। और इनका इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखेंगे हम लोग तो NS स्क्वायर NP पावर -16 होता है। नेक्स्ट है हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। गलत कथन हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ठोस प्रकार का और सूची 2 में उदाहरण दिए हुए हैं। चलिए फिर देखेंगे हम लोग आयनिक ठोस को, तो NaCl होगा, आयनिक ठोस NaCl। वहीं संयोजक संयोजक ठोस ये हीरा होता है ना। वहीं आणविक ठोस बर्फ होता है, ठीक है। और धात्विक ठोस कॉपर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एथेनॉल को 443 के पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पादक क्या होता है ना। तो एथीन होगा, मुख्य उत्पादक क्या होगा? एथीन। देखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकरण के रूप में कार्य करता है और एथेनॉल के एक अणु से जल का एक अणु निकाल देता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप सहसंयोजक यौगिक CONH3 5Cl Cl2 में कोबाल्ट CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +3+3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपापचयी शर्करा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपापचयी शर्करा है? तो ये है आपके, देखते हैं एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स उपापचयी शर्करा नहीं है ना। तो उपापचयी शर्करा नहीं है तो इसका आंसर होगा सुक्रोज, सुक्रोज। देखेंगे अपापचयी शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें एक मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होते हैं जिनके अणु में एक मुक्त हेमिएस्टिल समूह होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन A और कारण R फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण व्यवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। कारण R फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और इसमें D कक्षा नहीं होती है। इसका आंसर होगा A और R दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो सही है इसके लिए इसमें उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन A और कारण R है ना। जाइलम जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है और कारण R जाइलम में शिव नालिकाएं और वाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा A और R दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन है कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। तो गलत है इसमें DNA, देखेंगे जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और बढ़ती है, यह सही है। इस प्रकार में DNA का संश्लेषण होता है, ये सही है ना। G2 प्रावस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सही है। D नंबर गलत है। अंतरा अवस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, ये
गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संघ और सूची 2 विशिष्ट लक्षण, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे पोरीफेरा, पोरीफेरा को देखेंगे तो नाल तंत्र, है ना, नाल तंत्र। वहीं सिलेंट्रा को देखेंगे तो दंश कोशिकाएं होती हैं, है ना। और ऑर्थोपोडा को देखेंगे तो संयुक्त उपांग, संयुक्त उपांग। और इकाइनोडर्मेटा को देखेंगे तो जल संवहन तंत्र। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं ए, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे आई स्मॉल जी और कैपिटल जी जो है इसको देखेंगे, यह रक्त में सबसे अधिक लगभग 80% पाया जाता है और माँ से शिशु तक पहुँच सकता है। वहीं आई स्मॉल जी और कैपिटल ए को देखेंगे, ठीक है, इसको तो यह लार, आंसू और माँ के दूध जैसे शारीरिक सरावों में पाया जाता है जो संक्रमण से बचाता है। ये क्या बताता है? संक्रमण से। वहीं हम लोग देखेंगे IgM को, यह किसी संक्रमण की प्रतिक्रिया में सबसे पहले बनने वाला प्रतिकोशी होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वहीं IgE की बात करें, यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं जैसे खुजली, छींक और परजीवी संक्रमण से जुड़ा होता है, ठीक है। और एक होता है ऐसे लिखती हूँ IgD, है ना। तो यह बी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका, है ना, की सतह पर पाया जाता है और उन्हें सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है? तो ये है आपके सिफिलिस, है ना। देखेंगे हम लोग एड्स जो होता है एक विषाणु HIV के कारण होता है ना। और वहीं देखेंगे जननांग दाद को, तो जननांग दाद होते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु के कारण, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये विषाणु के कारण होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नॉस्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? तो ये थी आपके क्रो-मैग्रेन मानव। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो ये है आपके, यह फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, स्व स्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। तो देखेंगे तो गलत कथन है आपके, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, यह, है ना, ये एक गलत कथन है। इसमें देखेंगे सत्य, इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इसके उदाहरण है, इन सिटू के बिल्कुल सही है ना। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है इन सिटू में, है ना। और ये सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। तो इसके लिए सही कथन है सी, इसमें ओजोन और ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीय प्रदूषक होते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 आंदोलन या प्रोटोकॉल और सूची 2 में है मुख्य चिंता। चलिए देखेंगे, चिपको आंदोलन
वनों का संरक्षण से संबंधित है ना। वहीं बात करें क्योटो प्रोटोकॉल का तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है ना। बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का तो ओजोन परत से संबंधित है ना। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो जैव विविधता से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है ना। तो ये होते हैं आपके समूह 13, 14, 15 यानी पी ब्लॉक के होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई एच का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के सतह से कितने नीचे होना चाहिए, है ना। मान ले कि व्यक्ति सीधा खड़ा है ना। तो ये होगा आपका एक व्यक्ति की आंखों के अस्तर और पैरों के अस्तर के मध्य बिंदु पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम किसका एक उदाहरण है ना। तो ये उदाहरण है आपका फर्मवेयर का। किसका है? फर्मवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BASS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है ना। तो ये लॉन्च करना है 2028 तक, 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को घोषित किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य यानी सूरज नाम का AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 2। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है ना। तो ये लगाया गया है 25%, ध्यान देंगे 25% लगाया गया है ना। और वर्तमान में ना फिर 27 अगस्त 2025 से भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50% हो गया है, फिर से 25% और लगा दिया गया। तो वर्तमान में अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क 25% है, जो अब बढ़कर कितना हो गया? 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाउन को मंजूरी दी गई है ना। तो ये मंजूरी दी गई है आपको 5D ऑफ आंसर नंबर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव रंजन को, डॉक्टर राजीव रंजन को। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है ना। तो ये बन गया है आपको एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स। देखेंगे एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में की गई। ठीक है, सफीन हुसैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? सफीन हुसैन द्वारा की गई थी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में देखेंगे। तो इसकी स्थापना, रेमन मैग्सेस पुरस्कार की इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। देखेंगे यह जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेस, फिलीपींस के जन्मदाता राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया, है ना। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बातें की जा रही है,
तो ये हासिल किया था मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया नेपाल को, नेपाल को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज और देख लेंगे, WHO के ना वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये टेड्रो एडनॉम घेब्रेयेसस है। सिर्फ आप याद कर सकते हैं घेब्रेयेसस से, मैं भी ऐसे ही याद करके रखी हूँ, है ना। और WHO का मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ध्यान देंगे, इसकी स्थापना 1948 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? है ना, तो ये जीता है आपको होम बाउंड ने, होम बाउंड ने। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है ना, टिकटॉक के साथ। ठीक है, इसके साथ की है टिकटॉक के साथ। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया चीन में, है ना। कहाँ किया गया? चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये किए गए हैं वाराणसी में, वाराणसी में। नेक्स्ट, बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? तो ये है आपके बिहार ग्रामीण बैंक में, बिहार ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये किए थे बैरकपुर, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना? तो ये निर्धारित होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही ना संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी थी। ध्यान देंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था, है ना। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय सूची और राज्य सूची बनाया गया था। देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ सूची में वर्तमान में कुल 98 विषय हैं, जो मूल संविधान में 97 विषय था। वहीं राज्य सूची में बात करें तो 59 विषय हैं, जो मूल संविधान में 66 विषय था। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो वर्तमान में 52 विषय हैं, है ना। और देखेंगे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों में जहाँ पर संघात्मक या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, और है ना, और संघीय शासन प्रणाली जो है, देखेंगे आप लोग, भारत में संघीय शासन प्रणाली ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है ना? तो सही नहीं है, देखेंगे, है ना। पहले हम लोग जो सही है उसको देखेंगे और जो सही नहीं है उसको बाद में देखेंगे। इंडिया वीवंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही है, स्टार लगाएंगे यहाँ जो सही है ना। और हिंद स्वराज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक नहीं, आंसर इसका ये होगा बी, ये किए थे हिंद स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी, है ना। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। वहीं अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय,
ये सही है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, है ना? तो किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ध्यान देंगे 1857 में ना कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाए गए, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट को और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ध्यान देंगे। और देखेंगे तो 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुआ था। और चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, है ना? और देखेंगे हम लोग योजना आयोग का, सॉरी जस्ट फ्यू सेकंड, थोड़ा मैं नीचे करूंगी। योजना आयोग का अब हम लोग देखेंगे। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। यह एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में थी और इसके प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। अब हम लोग नीति आयोग को देखेंगे, है ना? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी, है ना, 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 2015 को, है ना? देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, है ना, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखेंगे हम लोग, मंत्रिमंडलीय सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें वरीयता क्रम की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये होंगे। फिर उसके बाद आएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आएंगे आपके मंत्रिमंडलीय सचिव। तो हम लोग एक बार वरीयता क्रम को देखेंगे। तो फर्स्ट पे आपके आते हैं राष्ट्रपति, सेकंड पे आते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड पे आते हैं प्रधानमंत्री, और फोर्थ पे आते हैं अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, और पांचवें क्रम पे आते हैं उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सॉरी, पांचवें पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5A में आते हैं उप प्रधानमंत्री, और 6 में आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर, और 7 में आते हैं संघीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, अपने राज्य में मुख्यमंत्री, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और लोकसभा में राज्यसभा में विपक्षी पार्टी का नेता, है ना? और 7 के ए में आते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है ना? तो ये मिलती है आपको रेलगंज में। कहाँ मिलेंगी? रेलगंज में। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे इन नदियों को, है ना? तो देखेंगे घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना? तो ये गुरला मंधोता चोटी के पास मापचो चुंग हिमनद से निकलती हैं तथा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के नाम से ये जानी जाती हैं, जैसे कि आप लोग को पता चल गया, है ना? और बिहार में यह सारण जिले में घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है। इस नदी को ना नेपाल में करनाली नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ही नदी को आप देख रहे हैं, है ना, घाघरा को बिहार में इसे घाघरा नाम से, और यूपी में सरयू नाम से, और नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये है आपके 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। बिहार में कितनी है घाघरा नदी की लंबाई? तो 83 किलोमीटर है ना? और चलिए देखेंगे
क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है ना? कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है, तो ये स्थित है आपको कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहीं पे भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और उनके स्थान को हम लोग देख लेंगे। तो देखेंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में, कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में, वहीं कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। ध्यान देंगे, भारत में वर्तमान में यानी अप्रैल 2025 में तक 25 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं। टोटल कितने हैं? 25 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। ये जो ना काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे। ध्यान देंगे हम लोग, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। वे थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय का त्याग, और चौथा है असत्य, चोरी न करना। और ध्यान देंगे, इन्होंने 4 दिया था ना, है ना, महाव्रत का सिद्धांत जो इन्हें दिया था, 4 दिया था। वहीं देखेंगे तो महावीर ने इसमें एक जोड़ दिया। महावीर जी ने इसमें एक जोड़ दिया, तो वो जोड़े थे ब्रह्मचर्य, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। और पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथों में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्प चूला का उल्लेख मिलता है। देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में एक और पॉइंट, तो पार्श्वनाथ ने झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर शरीर को त्याग दिया, यानी समाधि ली। अब बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की, 23वें तो पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर थे आपके, है ना, महावीर स्वामी। और जैन धर्म ने ना सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया था। हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, यहीं पे रिवीजन हो जाएगा। जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे ना, उनका क्रम और उनका प्रतीक चिन्ह जो इम्पोर्टेंट है। ऋषभ देव प्रथम थे, इनके प्रतीक सांड और या बैल थे, सांड को ही बैल कहते हैं, ठीक है। और द्वितीय देखेंगे अजित नाथ को, तो इनका प्रतीक हाथी था। शंभुनाथ तृतीय थे, इनका प्रतीक घोड़ा था। और सुपार सर्वनाथ सप्तम थे, इनका प्रतीक स्वास्तिक था। और शांतिनाथ जो थे वे 16वें थे जैन तीर्थंकर, इनका प्रतीक हिरण था। और अरनाथ जो थे 18वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह मुन था, मीन था, है ना। और वहीं नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और चलिए अब बात करेंगे अरिष्ट नेमि की, तो ये 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है, और इनका प्रतीक शंख था। और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, जो हम लोग पढ़े भी हैं, है ना। और इनका प्रतीक चिन्ह था ऋजुपालिका सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जो हम लोग अभी पढ़े ही हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बताती हूँ। ध्यान देंगे, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो ये घोषित करता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व। ध्यान देंगे, मौद्रिक नीति के माध्यम से ना विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखा जाता है। ध्यान देंगे, मौद्रिक नीति से मूल्य स्थिरता बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी तिरछी खड़ी ढाल होती है ना? तो इसका नाम दिया गया है मलोका। मलोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था, पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब देखेंगे पूना पैक्ट आया कब था, पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ध्यान देंगे, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के
प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे क्या कहा गया? पूना समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उपयुक्त में 1 से अधिक। देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे है ना। और देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के में कौन कौन से पेड़ पौधे आएंगे? तो ताड़ आएंगे, महोगनी आएंगे, रोजवुड आएंगे, नारियल, एबोनी, अबनोस, बांस, बेत आदि आते हैं, है ना। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पे और नहीं ऑफ होगा, ठीक है। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें देख लेंगे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ठीक है, 2 हो गया। दूसरा नंबर, थर्ड बुद्ध एंड हिज धम्मा, ठीक है। 4 द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस, सॉरी एक चीज देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान और द पार्टीशन ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बेसिक बुक में देखे हूँ तो वहाँ पे और ही मेंशन है, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसके आंसर की में गलत टाइप हो गया है, तो इसलिए मैं इसको करेक्ट करती हूँ, लेकिन और ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखेंगे। और इनसे संबंधित पुस्तक को भी मैं बता दी हूँ, उनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो ये है आपके एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पंछी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये स्थित है आपके गोवा में, गोवा में, है ना। तो चलिए देखेंगे पंछी अभ्यारण्य और राज्य को देखेंगे, तो नागी बांध पंछी अभ्यारण्य बिहार में है, वहीं चिंतामणि कर पंछी अभ्यारण्य पश्चिमी बंगाल में है, रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य कुलिक पंछी अभ्यारण्य पश्चिमी बंगाल में है ना। और करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। ध्यान देंगे, सलीम अली से संबंधित 2-4 और पॉइंट को याद कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को जैसे कि पता है सलीम अली पंछी अभ्यारण्य गोवा में है। और नेक्स्ट है सलीम अली पंछी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। थर्ड पॉइंट है सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान देंगे बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सलीम अली द्वारा द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स की रचना की गई थी, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स की रचना की गई थी सलीम अली द्वारा, है ना। वहीं राजेंद्र सिंह को आप देखेंगे तो जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और IUCN की स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी तो 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी, है ना। ध्यान देंगे IUCN 1964 से विलुप्त प्राय असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। और रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों की उनकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति के आधार पर 9 वर्गों में विभक्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया व्यापारिक संबंध था, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक
थोड़ा सा मैं फोन छोटा करूंगी, सॉरी, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, है ना। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा यानी कालीबंगन। देखेंगे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो ये थे तांबे के, है ना। ध्यान देंगे, तांबे धातु के बने सिक्के मास्क भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मास्क, ऐसे लिखा हुआ मास्क भी कहलाते थे। इस काल के सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे, है ना। सोने के टुकड़ों को ऋग्वेद में निष्क और सुवर्ण कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को करसापण, नेक्स्ट पॉइंट है, चांदी के सिक्कों को करसापण पण एवं धरण कहा जाता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी। यह चांदी का सिक्का था। इसके ऊपर सूर्य, अर्धचंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र होते थे। वहीं देखेंगे गुप्त काल में मुद्राओं की परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत प्राचीनतम मुद्रा को आहत पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और भारत में सिक्कों का प्रचलन संभवतः वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ। भारत में इंडो ग्रीक शैली में सर्वप्रथम तिथि युक्त राजा का नाम अंकित उत्कीर्ण सोना का सिक्का चलाया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, है ना। बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 सितंबर 1773, कब? 1773, है ना। 1773 ईस्वी में सन ऑफ लिबर्टी द्वारा मैसाचुसेट्स में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये ग्रीवज यानी राजगृह थी। ध्यान देंगे, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? है ना, तो नहीं थे प्रफुल्ल चाकी। देखेंगे काकोरी ट्रेन कांड ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, जो नामक क्रांतिकारी संगठन था वो दिया था। कौन था? HRA। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है आपके अभ्रक के, है ना। ध्यान देंगे, है ना। अभ्रक से रिलेटेड कुछ खनिज तत्वों से रिलेटेड 4-5 पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे बिहार झारखंड की अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तथा मुंगेर होती हुई पूर्व में भागलपुर जिले तक लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कोडरमा तथा उसके आसपास क्षेत्र में उपस्थित है। अभ्रक को लेकर के अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अभ्रक ना एक पारदर्शक लचीला ताप और विद्युत निरोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है। ध्यान देंगे, सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य की बात करें, उत्पादक और उत्पादनकर्ता, है ना, तो उत्पादनकर्ता में आपके आंध्र प्रदेश, है ना। और भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है ना।
और इसी मेखला में कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अब्रक की राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अब्रक की राजधानी है ना। कोडरमा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें क्वार्ट्ज, एबेस्टस, ब्लू स्टोन, व्हाइट स्टोन, मून स्टोन यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है। अब हम लोग बॉक्साइट को देख रहे हैं, जो ये है ना। ओडिशा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत में लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक राज्य ओडिशा है। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा है। आगे देखेंगे मैग्नेटाइट, किसको देखेंगे? मैग्नेटाइट लौह अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कर्नाटक है। शीर्ष राज्य कौन से? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो मेघालय के माशिनराम में। मेघालय के माशिनराम में, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करूंगी मैं, है ना। मेघालय के माशिनराम में होगा। थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। माशिनराम जो है भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। कहाँ है? मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है ना। और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून से होता है। कहाँ? कोरोमंडल तट पे, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय जलवायु को एल नीनो और ला नीनो प्रभावित करता है। भारतीय जलवायु कौन प्रभावित करता है? एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, और आप सभी से है ना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना। बेल आइकन को टैप करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। भारत में काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, है ना। चलिए, और मत्स्य उत्पादन संबंधित है नीली क्रांति से, ठीक है। और कोयला उत्पादन, ठीक है, देखेंगे हम लोग, बहुत लंबा हो जाए। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है ना। तो ये बना है आपके 36 द्वीपों से मिलकर। थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है ना। जिसमें से लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। कितने द्वीप पर है? 10 द्वीप पर ही आबादी रहती है ना। देखेंगे, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखेंगे। एक लक्षद्वीप का द्वीप है पिटली। पिटली, क्या नाम है इसका? पिटली, ठीक है। पिटली जो द्वीप है ना, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है। वहाँ एक सिर्फ पंछी अभ्यारण्य है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है ना। अगाती पे हवाई अड्डा देखेंगे, पिटली पे पंछी अभ्यारण्य को देखेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीन द्वीप और दक्षिण में कनौर द्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप के सभी लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे बड़े द्वीप समूह है, जिसमें 38 द्वीप आबाद हैं, ठीक है, यानी उस पे लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है ना। तो ये बनाया गया है आपको फेनी नदी पर। फेनी नदी पर आंसर होगा। देखेंगे हम लोग फेनी नदी का उद्गम, है ना। तो फेनी नदी का उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा जिले में होता है और यह सबरूम शहर से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फेनी नदी के पानी के बंटवारे की बात करें, है ना, तो पहली बार 1858 में
भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा हुई थी, है ना। देखेंगे तीन त्रिपुरा को अब हम लोग देखेंगे, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है ना, और केवल उत्तर पूर्वीय असम और मिजोरम से जुड़ा है। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा को याद रखेंगे, तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा है और केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम जो भारतीय राज्य है उनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है ना। तो क्वाड का सदस्य नहीं है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। देखेंगे अब हम लोग देखेंगे यूनाइटेड क्वाड के सदस्य कौन है। तो क्वाड के ना, किधर गया क्वाड, इधर है, इसके 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों को देखेंगे कौन कौन से हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे, है ना। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा बनाई गई थी, मतलब इसका विचार रखने वाले वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है। देखेंगे और क्वाड का ना 2025 में शिखर सम्मेलन भारत में होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये होती है उपयुक्त सभी, यानी नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और असमानता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, है ना। तो इनकी लक्ष्य वृद्धि दर थी 8%, 8%। ध्यान देंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग था 2002 से, है ना, 2007 था। 2002 से क्या था? 2007। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखेंगे हम इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले का तो पहले ही दिख रहा है, ये तो 2015 में स्थापित हुआ था 1 जनवरी को, अभी हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है। और योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ये सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, तो इसका पूरा नाम ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, है ना। तो ये भी सही है आपके, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये छूट गया था, सॉरी, ये भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा 2, 3, 4, योजना आयोग को और देखेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था, आप लोग हम लोग पहले ही पढ़े, 1950 में, ठीक है ना। देखेंगे इसके गवर्निंग काउंसिल में ना, नीति आयोग के, है ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्ष तो हम लोग को पता ही है कि प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, है ना। तो सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर होगा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। और वही बात की जाए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, महिलाओं की, फीमेल की, तो कितने थी? 15 थी, 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो आवश्यक है प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है ना। तो ये करता है आपको अनुच्छेद 371C, 371C, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों की कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो चलिए हम लोग सेट करेंगे। देखेंगे हम सभी बलवंत राय मेहता समिति, तो ये आया था
1957 में, ठीक है। फिर अशोक मेहता समिति, ये आया था, सॉरी इधर से करते हैं, अशोक मेहता समिति ये आया था 1977 में। कब आया था? 1977 में, ठीक है। देखेंगे अब हम लोग जीवी के राव समिति, ये आया था 1985 में, 1900 ओहो ये आया था 1985 में, है ना। और पी के थुंगन समिति ये आई थी 1988 में, याद रखेंगे 1988 में। तो इसको अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी, बी, ठीक है। 1324 ध्यान देंगे। देखेंगे पंचायती राज का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था अनुच्छेद 38 को, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? है ना, निर्विरोध चुना गया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये थे वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, है ना। देखेंगे हम लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे। और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ध्यान देंगे, है ना। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। वे थे बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष ही थे, दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर, चौथे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे एन माधव राव, है ना। इन्होंने किसका? बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और सातवें थे टीटी कृष्णमाचारी, है ना। और डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात, ध्यान देंगे, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी इनका स्थान लिए थे, ठीक है। और देखेंगे थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता, आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है इन्हें, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था बंगाल और बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा में, ठीक है ना। देखेंगे 1790 में ना कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामित्व तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को ही माना गया, ठीक है, ध्यान देंगे। इसी में थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो व्यवस्था था ना अस्थाई बंदोबस्त, तो भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें आप लोग देखेंगे बंगाल बिहार उड़ीसा, है ना, के अतिरिक्त बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी इसमें शामिल थे, है ना, कुछ क्षेत्र शामिल थे, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और 1992 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1992 में बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। अब देखेंगे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, है ना, एवं पंजाब में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 30% भाग शामिल था। कितना था? 30% भाग शामिल था। सो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किन के खुले
पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो इसका आंसर होगा आरसी दत्त, आरसी दत्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति तो ये पाई जाती है आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, है ना। देखेंगे हम सभी, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है ना। तो ये उदाहरण है आपको एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर का उदाहरण है। देखेंगे राष्ट्र, इसके निर्माण का श्रेय जो है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम को जाता है। देखेंगे एक और अगला पॉइंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर भारतीय कला में निर्मित सबसे बड़ी गुफा मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना। तो इसके अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, पटना में हुई थी और उस समय अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, है ना। देखेंगे, है ना, मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को ना 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो ये स्थित है आपके, एक मिनट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। होर्मुज जलडमरू मध्य स्थित है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। आंसर डी, आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, जो जलडमरू मध्य किसे कहेंगे? जो दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? देखिए फिर से देखेंगे, जल डमरू उन्हें बोलेंगे जो दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? जल डमरू मध्य बोलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। वहीं देखेंगे जिब्राल्टर को, तो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली यह एक जल संधि है। वहीं डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित स्थित है ये। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। और दूसरा देखेंगे डॉर्डेनलीज जल संधि, यह मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब देखेंगे बाब अल मंदेव जल संधि, यह लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है ना। बाब अल मंदेव याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? है ना, तो नीति आयोग के कार्य हैं, देखेंगे हम लोग। तो ग्राम, देखेंगे पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना, ये तो सही है। नेक्स्ट है, कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी करना, सही। इसका आंसर उपयुक्त से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28 और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है ना। तो कमी है इसमें हम लोग देखेंगे तो जास्ता और बोरान की, जास्ता और बोरान की कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को बढ़ावा देना, है ना। देखेंगे
इस सर्किट का उद्देश्य बिहार की समृद्ध जैव विविधता जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर की पहाड़ियां और कांवर झील पंछी अभयारण्य को संरक्षित करना है। ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है ना। तो इसका आंसर होगा दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा। ध्यान देंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे उड़ान योजना के बारे में, ठीक है। तो इसका उड़ान योजना का लक्ष्य है टियर 2 और टियर 3 शहरों को सस्ती हवाई यात्रा से जोड़ना। क्या है? सस्ती हवाई यात्रा से जोड़ना। देखेंगे ये जो हवाई अड्डा है जो बिहार में है ना, दरभंगा हवाई अड्डा है जो है, इसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। तो ये हवाई अड्डा ना मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को तो साथ में जोड़ेगी ही जोड़ेगी, साथ में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी ये लाभ पहुंचाएगी, ठीक है। चलिए, और दरभंगा हवाई अड्डे का नामांकन विद्यापति के नाम पर किया गया है। विद्यापति के बारे में आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट्स करेंगे, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन है, बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है ना का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है ना। तो ये केंद्रित है आपके गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र पे, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र के। ध्यान देंगे थोड़ा हम लोग गंगा नदी को देखेंगे। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में यह 445 किलोमीटर बहती है और सबसे ज्यादा पटना में 99 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, ये हैं आपके बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और फिर लखीसराय, भागलपुर, कटिहार। और है ना, बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है आपको बक्सर से, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था, है ना। तो इसका मुख्य भौगोलिक कारण की बात की जाए तो इसका आंसर होगा दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार दो मानसून की विफलता है ना। देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 12मासी नदियां नहीं बहती है ना। यहाँ पे आप लोग दक्षिणी बिहार में देखेंगे यहाँ पे 12मासी नदियां नहीं बहती है। 12मासी नदियां वे होती हैं जो हिमालय से पानी प्राप्त करती हैं। ध्यान देखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लेंगे, है ना। जयप्रकाश नारायण ने ना भूख से मरने से बचाने के लिए बिहार रिलीफ कमेटी की स्थापना की थी, है ना। और इसकी अध्यक्षता खुद जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे V.A. स्मिथ ने। देखेंगे V.A. स्मिथ ने और क्या कहा था, तो इसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। वहीं जेम्स एस मिल द्वारा 1817 ईस्वी में जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और यह पुस्तक भारत में संपूर्ण इतिहास का प्रथम व्यवस्थित पुस्तक था। ध्यान देंगे, यह एक व्यवस्थित पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया, है ना। तो ये किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा, है ना। सियाराम दल एक सशस्त्र गुरीला दास्ता था जो ब्रिटिश संचार लाइनों को बाधित करता था और सरकारी संपत्ति पर हमला करता था, है ना। देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था, है ना। तो ये किया था आपको स्वामी विधानंद ने। असहयोग आंदोलन देखेंगे, है ना, तो शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, है ना, और इसका कंप्लीट टाइमिंग था तो 1920 से 22 था। वहीं हम चौरा चौरी की बात करें तो ये 1922 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। बिहार का पहला दैनिक हिंदू अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1872 में। 1872 में देखेंगे आप थोड़ा सा पॉइंट। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। बिहार बंधु समाचार पत्र, है ना, केशव राम भट्ट ने शुरू किया था, है ना। और बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र, ध्यान देंगे, साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। ठीक है ना। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र की स्थापना 1918 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के एक पत्रकार मुरली मोहन प्रसाद ने सर्चलाइट का प्रकाशन एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग रीड करेंगे, देखेंगे। बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो इसका आंसर होगा पुनेदु नारायण सिंह। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब ये हम लोग का सेट समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थोड़ा सा ये वीडियो 1 घंटे का हो जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कुछ मेरे लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी दोबारा सुनना होता है ना। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा टाइम लेकर के सुन लेंगे और स्पीड में लगा करके सुनेंगे तो और जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से अगर पीडीएफ की नीड हो तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।